जापान फिर से तबाही के खतरे में है, लेकिन इस बार काइजू सिर्फ मॉन्स्टर्स नहीं, एक नया खौफ है जो अंदर से सिस्टम को ख़त्म कर रहा है। काइजू नंबर 8 सीजन 2 वापस आया है नए रास, नए दुश्मन और काफका की एक जानलेवा कहानी के साथ। सीजन 2 पुराने रूल्स तोड़ देंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, वरना काइजू तुम्हें भी मार देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत जापान के समवेयर काइजू अटैक से शुरू होता है, इसलिए गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ पब्लिक को इमरजेंसी अलार्म घोषित करते हैं, जो देखकर पब्लिक परेशान होकर इधर उधर दौड़ रहे थे। मीना को चोट लगने की वजह से वो रो रही थी। काफका उसे तसल्ली दिलाता है कि वो उसके साथ है। तभी काइजू के डिफेंस फोर्स आ रहे थे। अचानक बिल्डिंग ब्लास्ट होने से काफका मीना को मिस कर दी। जैसे ही सारे क्लाउड्स हटते हैं, काफका देखता है कि वो सारे डिफेंस फोर्स उस पर हमला करने के लिए तैयार थे और मीना भी उस पर अटैक करने रेडी थे। एट दिस मोमेंट काफका काइजू नंबर 8 में बदल चुका है। मीना ऑर्डर देने से वो सब उस पर गोली चलाना शुरू कर दी। काइजू नंबर 8 अपनी पावर से उस एयरप्लेन को डिस्ट्रॉय कर दी। इतना ही नहीं, वो अब बहुत ही बड़ा रूप ले लिया, जिसकी एक अटैक सारे सिटी को तबाह करने काफ़ी है। तभी काफका अपनी इस ख्वाब से जागता है। ऑन द अदर साइड मीना और सोशिरो उस एरिया जाते हैं जहां काफका हिबिनो की खतरनाक बैटल हुई। मीना पूछती है, वो सब जॉइनीज आज न्यू यूनिट पहुंच जाएंगे ना? तभी हम रीनो और फुरुहाशी को देखते हैं। फुरुहाशी तो बहुत ही मज़े कर रहा था, जैसे सेल्फी और फोटोज खींचना। देन सडनली उन्हें काफका की याद आने लगता है। खैर, अब वो बेस की तरफ लौट रहे थे। रीनो सोचने लगता है कि मैं इस बार और मेहनत करूंगा और काफका की रक्षा करूंगा। वहीं शिनोमिया फुरुहाशी की चैट्स पढ़ रही थी। वो भी ये थिंकिंग में थे कि काफका की रक्षा करने के लिए उसे और भी स्ट्रांग बनना होगा। तभी एक ऑफिसर एंजिन आकर उसे अपने साथ ले चलता है फर्स्ट डिवीजन के कैप्टन से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, जबकि अब वो फर्स्ट डिवीजन के लिए काम करेगी। फर्स्ट डिवीजन काइजूस के खिलाफ पूरे जापान की सबसे ताकतवर यूनिट। जब वो अमेरिका में थे तब भी वहाँ के लोग उन्हें जानते थे, इसलिए शिनोमिया को लगता है खुद को बेहतर बनाने के लिए ये यूनिट काफ़ी है। शिनोमिया फर्स्ट डिवीजन कैप्टन से मिलने बहुत ही एक्साइटेड थे, लेकिन कैप्टन गेन नरुमी तो गेम खेल रहा है लाइक एक बच्चे की तरह। तो उसका टीम मेंबर एंजिन नरुमी को पीटता है, जिससे वो गेम सिमुलेशन टूट जाता है। एंजिन गुस्से से कहता है कि मैंने कहा था ना, वो पहुंचने वाली है, तब तक अपने कमरे साफ कर लेना। नारुमी बोलता है, ये तो मेरी मर्जी है, जिस बात पर अगेन एंजिन उसे पीटता है। पहले अब वो दोनों बेस करना शुरू कर दी, जो देखकर शिनोमिया अपसेट हो गई, बट फिर भी वो एक कैप्टन होने के नाते वो उसकी रेस्पेक्ट करती है। शिनोमिया अपनी इंट्रोड्यूस करवाती है, लेकिन नारुमी बताता है कि उससे बस एक चीज़ की उम्मीद है। तभी काइजू सिग्नल हैज़ अलर्ट। तो नारुमी कहता है कि जब हम इस काइजू से लड़ेंगे तब तुम्हें पता चलेगा कि मुझे क्या चाहिए। जापान के समवेयर ओशियन में एक बड़ा काइजू अपीयर होता है, लाइक वो ऑलमोस्ट गॉडजिला जैसा दिखता है। इसलिए डिफेंस फोर्स चारों तरफ उसे लॉक कर ली और टैंक्स के थ्रू लॉन्चर्स फायर करना शुरू कर दी। डिक्लोन इसकी राइट साइड घायल है, बट वो उस ब्रिज को ही तबाह कर देता है। इसके बाद फर्स्ट डिवीजन के कैप्टन नारुमी अपने टीम मेंबर से कहता है कि वो उस काइजू को बिजी रखे और एंजिन उसे रोकने की कोशिश करेगा। इनकी अल्टीमेट कोऑर्डिनेशन से वो काइजू हिल भी नहीं पा रहा था। शिनोमिया तो फर्स्ट डिवीजन के मेंबर्स की एबिलिटीज और स्ट्रेंथ्स को देखकर बहुत ही इम्प्रेस हो गई। अब बारी है कैप्टन नारुमी की। नारुमी अपने स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन से ही वार करी। सो दिस इज़ द पावर ऑफ फर्स्ट डिवीजन कैप्टन। उसे जो चीज़ चाहिए वो है पूरे काबिलियत से काम करने वाले लोग। ये सुनकर तो शिनोमिया और भी एक्साइटेड हो गई थी। खैर, काइजूस को हराने के बाद नारुमी न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़कर भड़कने लगता है, क्योंकि रिपोर्टर्स ने नारुमी के बदले मीना की बहुत ही तारीफ की थी, इसलिए वो गुस्से में था। शिनोमिया देखकर कहते कि ये तो फॉलोअर्स के लिए बच्चे की तरह रो रहे हैं। तभी एंजिन आकर उन्हें बुलाता है। काइजू नंबर 8 के बारे में डिसीजन लेने के लिए एक मीटिंग अरेंज किया है। ऑन द अदर साइड काफका हिबिनो वर्कआउट कर ही रहा था। इतने में ही ऑफिसर्स उसे भी मीटिंग ले चलते हैं जनरल इसाओ के हाजिरी में। इसाओ कहता है कि वो काफका को फर्स्ट डिवीजन में डाल रहा है, यानी इतिहास के पूरे जापान की सबसे ताकतवर डिवीजन। यही मौका है काफका को अपने आप को साबित करने के लिए। अगर वो नहीं कर पाया तो उसके लिए डिफेंस फोर्स में कोई जगह नहीं।
काफका को गुस्सा आता है कि वो उसकी काइजू की ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हैं, पर उसे जिंदा रहने के लिए इनकी बात माननी ही पड़ेगी। बट नारुमी को इस डिसीजन से मंजूर नहीं। तो जनरल बताता है कि काइजू नंबर 9 और 10 अपने प्लान को परफेक्टली एग्जीक्यूट करके जापान की तबाही की और काइजूस की बदलाव उनके सोच से बाहर है, इसलिए उन्हें एक साथ मिलकर काम करना होगा। काफका भी नारुमी से बोलता है वो अभी नहीं मर सकता, क्योंकि अभी उस पर अपनी साथियों की उम्मीदें टिकी हुई है और उसे भी अपना पुराना वादा निभाना है। काफका अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार है। तो नारुमी मान ली, मगर उसने कोई गड़बड़ की तो वो खुद काफका को मार देगा। मीना को खबर मिल जाता है कि काफका और ट्रेनिंग कैंडिडेट्स नई डिफेंस फोर्स में ज्वाइन हो गए, तो वो भी ट्रेनिंग करने के लिए सोशिरो को अपने साथ ले चलती है। इसके बाद जनरल रिसर्च लैब जाता है, जहाँ की रिसर्च देखकर वो खामोश था। देन सडनली अगेन एक बड़ी काइजू की हमला हो जाता है, जिसे जापान के शहर में अचानक एक जलजला आता है जो वहाँ के सारे बिल्डिंग्स को तबाह कर दी। वहाँ के पब्लिक देखते हैं कि उसके अंदर कुछ मूवमेंट नजर आ रही थी, और वो है एक मैसिव एंट की सेना जो इंसानों से कई गुना बड़ा और ताकतवर है। ऑन द अदर साइड डिफेंस फोर्स के सोल्जर्स ट्रेनिंग कर रहे थे, बट काफका अकेले कई घंटे बिना रुके ट्रेनिंग जारी रखता है। शिनोमिया अपने कैप्टन से स्पेशल ट्रेनिंग की रिक्वेस्ट करने जा रहे थे, लेकिन नारुमी तो उसे पैसे की भीख मांगता है नए सिमुलेशन खरीदने के लिए। शिनोमिया साफ मना कर दी। तभी एंजिन आकर उन दोनों को अपने साथ ले चलता है। नारुमी अपने सोल्जर से बोलता है फर्स्ट डिवीजन चलो उन काइजूस को अपनी नानी याद दिलाते हैं। वहीं काइजूस शिनाकावा एरिया पर हमला कर दी, इसलिए आम लोगों को वहां से रेस्क्यू करने का काम इम्प्लीमेंट कर दी। वहां के सभी लोग परेशान थे और 2 बच्चे वहीं फंस गए थे, मगर उस लड़के को फर्स्ट डिवीजन के कैप्टन पर बहुत ही उम्मीद थी। इतने में ही रहते हैं और साथ ही वो काफका हिबिनो के हेल्थ कंडीशन चेकिंग जारी रखते हैं। फिलहाल अभी के लिए कोई बदलाव नहीं। तभी पीछे से जनरल इसाओ उनसे कहता है हमारा मकसद हमेशा से एक ही है, काइजूस का खात्मा, तो चलो कर दिखाते हैं। जो सुनकर उन सबको एक उम्मीद जागती है, पर इसाओ इस बात को लेकर हेलीकॉप्टर्स के जरिए भी उन काइजूस पर वार करते हैं। जैसे ही वो एंट्स वहां से बचने की कोशिश करते हैं, इतने में सोल्जर्स उन पर फायरिंग शुरू कर दी। साथ ही शिनोमिया उन्हें ख़त्म करने के लिए तैयार थी। जिस वक्त वो एंट्स न्यूट्रलाइजेशन में एंटर होंगे, समझो वो गए। पूरी जोश से लड़ती है, जिसका रिजल्ट वो अकेले कई काइजूस का खात्मा कर दी। शिनोमिया की स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस को देखकर एंजिन और बाकी मेंबर्स शॉक हो गए थे, क्योंकि वो भी उतना काइजूस को नहीं मार पाए। उसी वक्त नारुमी सोच रहा था कि ये एंट्स काइजूस आज तक जमीन के बाहर नजर नहीं आई। अंडरग्राउंड टनल बनाने के वक्त कभी कभी 1 या 2 काइजू दिख जाता था, पर आज पहली बार इतनी बड़ी तादाद के साथ आई है, तो उसे बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि एक काइंड ऑफ ताचिकावा बेस का हादसा जैसा है। नारुमी समझ जाता है कि इन्हें यहाँ आने के लिए किसी ने ऑर्डर दिया होगा। न्यूट्रलाइजेशन जोन की तरफ एंट्स आगे बढ़ते ही जा रहे थे। इसाओ और बाकी काफका पर नजर रख रहे थे। दिखने में तो लगता है कि वो थोड़ा पैनिक हुआ है। वही काफका कहता है कि मुझे काम करना ही होगा, तो अपने पैर और हैंड्स को काइजू फॉर्म में बदल कर हमला करता है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एंट्स उस पर लिक्विड फॉर्म से हमला करते हैं। काफका को कुछ समझ ही नहीं आता क्या रीज़न हो सकता है जिसे वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा है, बट उसे ये सब सोचने के लिए वक्त नहीं है। स्ट्रॉन्ग काइजू की सिग्नल आती है न्यूट्रलाइजेशन के करीब और ठीक काफका के नीचे। नारुमी समझ जाता है कि काफका ही उनकी टारगेट है। उस एंड के अंदर से काइजू नंबर 9, इवन जनरल्स भी। काइजू नंबर 9 बोलता है कितना अजीब है, मैं काइजू नंबर 8 ढूंढ कर आया, क्या तुम ही काइजू नंबर 8 हो? काफका सोच रहा था कि क्या इसे देन काफका फिर से काइजू में बदलने की कोशिश करता है, पर वो नहीं बन पाया। एक आदमी नारुमी को बताता है कि काफका काइजू फॉर्म में बदल नहीं सका, इसलिए उसे प्रोटेक्ट करना होगा। तो नारुमी आगे बढ़ता है, पर वहाँ तो और एक काइजू नंबर 9 अपीयर होता है, जो देखकर नारुमी को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ क्या चल रहा है। और मारे गए एंट्स भी दोबारा जिंदा होने लगे। ये देखकर इवन ऑपरेटर्स के टीम के लोग भी शॉक में थे। नारुमी समझ जाता है कि ज़रूर इस काइजू का काम है, इसका मतलब यही काइजू नंबर 9 है। सोल्जर्स काफका को बैकअप के लिए जाते हैं, पर वो काइजू उन्हें मार दी। काइजू नंबर 9 बोलता है तैयार रहो काइजू नंबर 8, तुम्हें मारकर काइजू की पावर हासिल करने का वक्त आ चुका है। काफका घायल होने के बाद भी हार नहीं मानता। वो फिर से काइजू में बदलने ट्राई करता है, पर वो काम नहीं करी।
उसे काइजू नंबर 9 को पर वो नहीं मरा। वहीं असली काइजू नारुमी पर हमला करना शुरू कर दी। तो नारुमी कहता है कि अरे रुको जरा, सब्र करो। इसाओ सीरियस से देख रहा है, ये तो बस ट्रेलर है, असली कहानी अब शुरू होने वाली है। शिनोमिया काफका से पूछती है कि क्या वो ट्रांसफॉर्म हो पाएगा। काफका बताते हैं कि पता नहीं। काफी देर तक ट्राई करने के बाद भी वो नहीं कर पाया। शिनोमिया को लगता है कि शायद काइजू नंबर 9 की वजह से ही वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पा रहा है। इतने में काइजू नंबर 9 अटैक करना शुरू कर दी। शिनोमिया बताते हैं कि वो थोड़ी देर काइजू नंबर 9 को होल्ड करके रखेगी। अगर किसी सिग्नल से उसका ट्रांसफॉर्मेशन रोक रहा है तो उसका हील होने तक वो ऐसा नहीं कर पाएगा, जिसे शायद वो काइजू में बदल सकता है। अब वो दोनों एक साथ उस पर वार करते हैं ताकि उसे बिजी रखे, लेकिन वो तो अपनी और एक क्लोन बना दी। देन उन पर अटैक करते ही जाता है। शिनोमिया पर काइजू नंबर 9 भारी पड़ने लगा कर आई है। डिफेंस फोर्स की सबसे पावरफुल वेपन्स में से एक नंबर 4 को हाथ में लिए हुए जब वो जंग की मैदान में उतरती है, उन्हें हराना नामुमकिन बन जाता है। सभी बच्चे शिनोमिया की मॉम की तारीफ करते हैं, इवन वो भी खुश थी। जैसे ही उसकी मॉम ऑफिस से घर आई, शिनोमिया स्कूल में सभी बच्चे उसकी मॉम की तारीफ की और वो नोटिस करते कि उसकी मॉम को चोट लगी है। हिकारी बताती है कि फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, अब वो बिल्कुल ठीक है। शिनोमिया बोलती है कि वो भी डिफेंस फोर्स में शामिल होना चाहती है ताकि वो उन्हें मदद कर सके, जो सुनकर उसकी मॉम खुश हो जाती है। शिनोमिया तो पूरी तरह टूट चुकी थी कि वो अपने मॉम को मदद नहीं कर सकी, मगर उसके डैड के आंखों से एक आंसू का खतरा भी नहीं आया, बल्कि वो बहुत ही गुस्से में था। शिनोमिया तभी डिसाइड करी, आज भले ही वो अपने मॉम को बचा नहीं पाई, लेकिन अब वो उनके जैसे वो पूरी जोश से अटैक करने वाली थी। पर तभी काइजू नंबर 9 उसका बैलेंस बिगाड़ दी। काफका चाहकर भी मदद नहीं कर सका, पर शिनोमिया वैसा नहीं। वो तो उसके काफका को ट्रांसफॉर्मेशन होने से डर लगता है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो खुद अपने साथियों को मार दे जिनके लाशें का कोई हद ना हो। इस डर की वजह से वो दोबारा ट्रांसफॉर्मेशन होने में नाकाम हो जाता है, जो देखकर सब डिसअपॉइंट हो गए। जनरल्स तो भड़कने लगे थे। तभी कैप्टन नारुमी कहता है कि वो खुद जाएगा, बट उससे पहले इस काइजू का सफाया करना पड़ेगा। इसीलिए वो अपना कॉम्बैट पावर 98% इस्तेमाल करने लगता है। कैप्टन नारुमी पहले बार में ही उसका हाथ काट दी, यहाँ तक कि शॉर्ट रेंज भी। देन काइजू नंबर 9 अटैक कर दी। नारुमी देखता है कि काइजू नंबर 9 तो उसे चारों तरफ घेर ली। जनरल समझ जाते हैं कि अब तक का काइजूस में से बहुत ही इंटेलिजेंट और पावरफुल है, बट नारुमी चिल्लाकर कहता है चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, वह ज़रूर इस काइजू को अपनी नानी याद दिलाएगा। काइजू नंबर 9 नारुमी को जिंदा देखकर खुद हैरान था। तो चलो शुरू करते हैं अगला राउंड। गेन नारुमी की खास रिकॉर्ड्स के मुताबिक उस काइजू की ताकत इस कदर था जिसे बचना नामुमकिन है। गेन नारुमी उस एंड का कोर देखते ही वो ख़त्म। जनरल इसाओ देखता है कि नारुमी अपना काम पूरी कर दी और अब बारी है काइजू नंबर 8 की। शिनोमिया और काफका को उस काइजू से लड़ने में काफ़ी स्ट्रगल हो रही थी। काफका को रियलाइज हो गया कि वो ट्रांसफॉर्म नहीं होने की वजह है उसका डर। तभी शिनोमिया उसे समझाती है कि उसके दोस्त हो या कैप्टन मीना, वाइस कैप्टन होशिना हो या फिर सभी लोग डिफेंस फोर्स के मेंबर्स इन काइजू से जीत सकते हैं। इसलिए वो काफका से कहती है हार मत मानो काफका हिबिनो। काफका भी ये बात जानता है, उसके दोस्त सभी ताकतवर है, उस जैसे भला कमजोर इंसान उन्हें कैसे हरा पाएगा। तो वो पहली बार डर मुझे पता था तुम ही वो काइजू नंबर 8। दिन वो सारे मरे हुए यूजूस को जिंदा कर दी। अब तक काइजू नंबर 9 ने अपनी असली ताकत नहीं दिखाई। वेल अब काफका शिनोमिया से कहता है कि इसके बाद वो सब संभालेगा, वही वो उन एंड्स को संभाले। अब ये जंग मैं खत्म करूंगा। काफका को अब समझ आता है कि उसने अभी तक काइजू नंबर 8 की असली ताकत अभी तक अनलीज नहीं की। सो दैट्स व्हाई ही गोना ब्रेक द लिमिट्स। नंबर 8 फाइनली नंबर 9 को ख़त्म कर दी, जिसे बाकी यूजूस गायब होने लगते हैं। जनरल इसाओ अपने सोल्जर्स को वापस लौटने के लिए कहते हैं, लेकिन शिनोमिया कहते कि जब तक वो बाकी यूजूस को ख़त्म नहीं कर देंगे तब तक वो नहीं लौटेंगे। काफका और शिनोमिया अपना काम पूरा कर दी तो जनरल इसाओ उनका तारीफ करता है, मगर वहीं नारुमी को कुछ तो गड़बड़ लगती है। उसके आने का असली मकसद क्या था? क्या वो सच में काइजू नंबर 8 को मारना चाहता था
या उसका मकसद कुछ और ही था। अचानक काइजू की सिग्नल आती है। मुझे अफसोस है काइजू नंबर 8, तुम्हें मारने में मैं नाकामयाब हो गया, लेकिन मैं अपना दूसरा असली मकसद में जरूर कामयाब हो जाऊंगा। मैं सबसे ताकतवर काइजू की ताकत हासिल करके ही रहूंगा। काफका को कुछ समझ नहीं आता। तभी असली काइजू नंबर 9 कमांड सेंटर में पहुंच चुका है, यानी इसका असली टारगेट है जनरल इसाओ, जो काइजू नंबर 2 की शक्ति इस्तेमाल कर रहा है। जैसे ही शिनोमिया को पता चले, वो परेशान होकर भागती है। जनरल इसाओ सभी को बाहर बेच दी। इसे नंबर 2 की शक्ति चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। दिन वो इतामी और नोकिजाका से कहता है कि वो सबको यहाँ से सुरक्षित जगह ले जाए। खैर, इसाओ अपना आर्टिफिकेट पहन ली। एंड नाउ इतामी को लगता है कि 3rd यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक नंबर 9 का फॉर्टिट्यूड 8.5 है। इसका मतलब डायरेक्टर इसाओ अभी भी इसे संभाल सकते हैं, पर यह गलत था। नंबर 9 की एक ही वार से इसाओ के हाथ बहुत ही इंजर्ड हो गई। नंबर 9 अगेन अटैक करता है, लेकिन इस बार इसाओ ब्लॉक कर दी और उसे अपनी फैमिली की याद आ जाती है, जिसे वो इस काइजू को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता था। नारुमी जनरल इसाओ को बचाने के लिए बिजली की रफ्तारी से आगे बढ़ता है। इसाओ से अकीरा कहता है कि आसपास के इलाका खाली कर दिया गया है, तो वो इसाओ को भी निकलने के लिए कहता है, मगर इसाओ बताता है कि कोई फ़ायदा नहीं, ये उसे दुनिया में कहीं से भी ट्रैक कर सकता है, इसे भागने से कोई मतलब नहीं। अकीरा बचपन से ही डायरेक्टर इसाओ को फॉलो कर रहा है, जिनके साथ मिलकर काम करने में अकीरा को गर्व फील होता है। इसलिए वो इसाओ से रिक्वेस्ट रखता है कि वो भी उसका मदद करना चाहता है। ठीक है, चलो लड़ते हैं। काइजू वेपन की पूरी ताकत इस्तेमाल करने से लाइफ स्पैन कम हो जाती है, लेकिन इससे जो ताकत मिलती है वो सोच से बाहर है। इसाओ पूरी ताकत इस्तेमाल करने के बावजूद भी नंबर 9 को हरा नहीं पाया, बट इसाओ नहीं रुकता। वो एक के बाद एक पावरफुल अटैक करते ही जाता है, जिसे नंबर 9 को थोड़ा डैमेज तो होता है, बट एक काफ़ी नहीं। इसाओ को एक बात रियलाइज हुई, असल में काइजू उतना ताकतवर नहीं, बल्कि वही कमजोर हो गया है। इसाओ को अपनी वाइफ हिकारी की याद आ गई। वही नंबर 9 बेरहमी से उस पर वार करते ही जाता है, जो देखकर अकीरा इमोशनल हो गया, क्योंकि वो चाहकर भी डायरेक्टर इसाओ को बचा नहीं पाया। इतना इंजर्ड होने के बावजूद भी अपनी जान की परवाह करे बिना काइजू नंबर 2 की पूरी ताकत रिलीज करता है, ताकि हर हाल में नंबर 9 को हरा सके। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। इसाओ और हिकारी शिनोमिया के बारे में सोच रहे थे। जब वो डिफेंस फोर्स में ज्वाइन करेगी, तब हिकारी खुद उसे कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग देगी, ताकि वो हर हाल का सामना कर सके। इसाओ बोलता है, मैंने मेरी बेटी के लिए एक पिता का कोई फर्ज नहीं निभाया, इसलिए मैं इस बड़े खतरे को ख़त्म करना चाहता हूँ, ताकि आने वाले दिनों में उसे कोई तकलीफ ना हो। तो वो पूरी ताकत लगा देता है। तुम पर मुझे तरस आ रहा है इसाओ। एक और हमला करता है। काफका और नारुमी काफी करीब आ गए थे। ऑन द अदर साइड अकीरा देखता है कि एक बड़ा धमाके की वजह से पूरा ग्राउंड तबाह हो गई और इसाओ ऑलमोस्ट काइजू नंबर 9 को हरा दिया, लेकिन वो होश में नहीं रहता। सिर्फ एक और वार करने से वो खत्म हो जाएगा, मगर इतने में नंबर 9 इसाओ को अपना वेसल बना ली। नारुमी और काफका वहां पहुंच गए, बट वो देखते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। 9 पहले से पावरफुल बन चुका है। नारुमी डायरेक्टर इसाओ को कांटेक्ट करने ट्राई करी। हाँ इसाओ, मैंने उसे मार दिया और अपने अंदर मिला लिया। शिनोमिया अग्रेसिवली अटैक करती है, पर कोई फायदा नहीं। ओ अच्छा, तुम ही इसकी बेटी हो। नारुमी उस पर एक के बाद एक हमला करते ही जाता है, बट इससे नंबर 9 को कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। देन हमें अगेन एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। इसाओ कहता है, जब मुझे सबसे काबिल टीम मिल जाएगी, तब मैं सारा जिम्मा उनके हवाले करके रिटायर हो जाऊंगा। कैप्टन नारुमी, अब डिफेंस फोर्स और दुनिया का भविष्य तुम्हारे हाथों में है। काइजू नंबर 9 वहां से निकलने ट्राई करता है, तो नारुमी और काफका डायरेक्टर को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। छोड़ दे। तुम मुझे नहीं हरा सकते काइजू नंबर 8। काफका को इस बात पर यकीन करना मुश्किल था, क्योंकि वो और कैप्टन नारुमी मिलकर भी नंबर 9 को हरा नहीं पा रहे हैं। काफका की एक हाथ इंजर्ड हो गई, बट वो नंबर 9 की हाथ भी काट दी। नारुमी बताता है कि यही उनका मौका है।
तो वो अपनी वेपन से अल्टीमेट ब्लास्ट फायर करता है। वही काफका भी उसके शरीर को वीक कर रहा था। असली मुसीबत तो ये है। काफका कहता है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा क्योंकि मैं उसके साथ नाइंसाफी होने नहीं दे सकता। तो वो अगेन एक पावरफुल पंच करने से नंबर 9 अपने दूसरा हाथ भी खो दी। तो अब इसी चांस का फायदा उठाकर नरुमी और काफका उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तुम मुझे नहीं रोक सकते, ये है मेरा अलविदा। बट नंबर 9 देखता है कि इतने बड़े ब्लास्ट होने के बावजूद भी वो लोग जिंदा खड़े हैं। तो नंबर 9 बचने के लिए अकीरा और शिनोमिया पर अटैक कर दी। तो काफका और नरुमी उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए काइजू नंबर 9 को छोड़ देते हैं। काइजू नंबर 9 बोलता है, जब मैं अपनी अगली चाल खेलूंगा कैजियों का युग शुरू हो जाएगा। उस शहर के ऑलमोस्ट सभी बिल्डिंग्स तबाह हो गए, लेकिन नरुमी और काफका उन्हें बचाने में कामयाब हो जाते हैं। बट अफसोस की बात, काइजू नंबर 9 बच गया। काफका दिल से टूट जाता है कि वो उन्हें नहीं बचा पाया। अगले दिन पूरे जापान में यह खबर फैल जाता है कि डायरेक्टर इसाओ शहीद हो गए। डिफेंस फोर्स के सभी सोल्जर्स उनके फेयरवेल में हाजिर थे। जनरल इतामी इसाओ की इज्जत अदा करता है। नरुमी को डायरेक्टर इसाओ की याद आ गई जब वो अकेले एक बड़े काइजू को हराए थे, जिस दिन वो उन्हें देखकर बहुत ही गर्व फील किया। काफका देखता है कि शिनोमिया आखिरी अलविदा कहने के लिए नहीं आई, बल्कि वो अपने डैड के ऑफिस में बैठकर रो रही थी। नरुमी उससे मिलने आता है। शिनोमिया दिल से पूरी तरह टूट चुकी है। उसे लगता है कि ये सब उसी की गलत है, इसलिए वो ताकतवर बनना चाहती है। जब तक वो उस काइजू को ख़त्म नहीं कर देते तब तक वो अपनी आखिरी सलामी नहीं देने वाली। नरुमी बोलता है कि कोरो शिनोमिया, अगली बार जब भी हम लड़ने जाएंगे उससे पहले तुम्हें और ज़्यादा ताकतवर बना दूंगा। जो डायरेक्टर इसाओ ने मुझे सिखाया था वो सब तुम्हें सिखा दूंगा, पर साबित करो तुम उसके लायक हो। जो सुनकर शिनोमिया इमोशनल होकर कहते कि वो ज़रूर साबित करेगी। काफका बाहर खड़ के सब सुन रहा था और साथ ही उसका एक हाथ का हिस्सा अभी तक हील नहीं हुआ। देन वो वहाँ से चले जाता है। वहीं अकीरा डायरेक्टर इसाओ के सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में जनरल इतामी को सब बताता है, क्योंकि इसाओ अकीरा से कहा था कि अगर उन्हें कभी कुछ हो गया तो इतामी को इसकी जानकारी दे और उसकी ऑर्डर्स फॉलो करे। जो सुनकर इतामी बोलता है, ये प्रोजेक्ट रुकना नहीं चाहिए, हमारा बदला के लिए इसे जल्द से जल्द तैयार करो। ऑन द अदर साइड किकोरो शिनोनोमी के साथ अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। नरुमी बताता है कि वो जिस गेम खेल रहा है उसे ख़त्म करने के लिए 1 महीना हो जाएगा। तब तक किकोरो को फर्स्ट डिवीजन के प्लाटून लीडर्स को हराकर अपने आप को साबित करना होगा। वो बात कर ही रहा था तभी अचानक ईजी उसे लात मार दी। वो पूछता है काइजू नंबर 8 के बारे में उसने क्या डिसीजन ली। काफका काफ़ी दिनों बाद अपने घर जाता है। एक ऑफिसर बताता है कि काफका काइजू फॉर्म में बदल रहा है, उसका एक हिस्सा पहले जैसा नहीं हो रहा। अगर वो इसी तरह बदलता रहा तो वो शायद किसी दिन वापस इंसान कभी नहीं बन पाएगा। ईजी पूछता है कि क्या ये बात काफका को पता है। वो आदमी कहता है कि हाँ, और अब वो कुछ ज़रूरी काम से अपने घर गया है, पर उस पर निगरानी की जा रही है। हो सकता है अब वो कभी आम जिंदगी नहीं जी पाएगा। जो सुनकर नरमी खामोशी से खड़ा था। खैर, काफका अपने दोस्तों से मिलने शहर आता है जहाँ वो सब यूजुस का सफाया कर रहे थे। काफका को देखकर वो सब बहुत ही खुश हो गए थे। देन वो उनके साथ कुछ देर रहकर वापस निकल जाता है। काफका अपने दोस्तों को और दुखी नहीं देखना चाहता, इसलिए वो हर हाल में काइजू नंबर 9 को हराना चाहता है। तभी वहाँ नरुमी आता है। वो एकदम साफ कह देता है कि वो उसे डिफेंस फोर्स में नहीं रहने दे सकता, क्योंकि उसके हेल्थ कंडीशन के बारे में वो सब जानता है। लेकिन ये सब जानते हुए भी नरुमी काफका को उनकी मदद करने के लिए कहता है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर वो काइजू बन गया तो वो खुद उसे मार देगा। वो तो बस नंबर 9 को एक दर्दनाक और भयानक मौत देना चाहता है, और उसे ये भी पता था कि काफका भी यही चाहता है। सो काफका भी बताता है कि वो हर चीज़ के लिए तैयार है। तो आओ मेरे साथ, अब इस जंग में जलवा दिखाने की बारी हमारी है। वही काफ़ी दिन बाद हम वाइस कैप्टन सोशिरो को देखते हैं। वह काइजू नंबर 10 से मिलने आता है। कटाना मैन, मुझे पता था तुम बाकियों से अलग हो। सोशिरो सीधे अपने पॉइंट पर आता है। वो काइजू नंबर 9 के बारे में जानकारी पूछता है जो वो जानता है। हाँ, मैं इसे जानता हूँ। आखिर यही जो मेरा क्रिएटर है।
जो सुनकर मीना और बाकी हैरान हो गए थे। नंबर 10 सोशिरो से एक शर्त रखता है कि उसे रिलीज करे और उससे लड़े। उसका कहने का मतलब है कि वो उसे कैजू वेपन में तब्दील कर दे और उसे सोशिरो का शरीर चाहिए। मैं जानता हूँ हम दोनों की तरह मुकाबले के लिए बराबरी वाले ढूंढते हैं, फिर चाहे हमें कैजू से लड़ना पड़े या इंसान से। सोशिरो इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम मांगता है, बट वो जानता है नंबर 10 यकीनन ताकतवर कैजू है और उनके पास जानकारी के लिए और कोई चारा नहीं। तो वह कैप्टन मीना से कहता है कि वो उसका शर्त मारने के लिए तैयार है। मीना भी उसके फैसले की इज्जत करती है। देन सोशिरो उस कैजू से कहता है उसका शर्त मंजूर है, पर यहाँ सिर्फ उसका ही चलेगा। इसके बाद लीडर्स की कॉन्फ्रेंस मीटिंग चलती है, जिसमें सभी डिफेंस फोर्स के हायर अप्स और ऑफिसर्स जमा हुए हैं। इतामी सोशिरो से कहता है कि वो अपने बात शुरू करे। अभी हमारे पास कैजू नंबर 9 के बारे में नई जानकारी आई है। नंबर 9 ही नंबर 10 का क्रिएटर है, जो सुनकर सब शॉक हो गए थे। कैजू नंबर 9 शायद पहला कैजू है जो दूसरे कैजू बनाने की काबिलियत रखता है। और नंबर 10 ने एक बात कही है, मैं सिर्फ एक प्रोटोटाइप हूँ, मैं मेरा फाइनल वर्जन से लड़ना चाहता हूँ। यानी इसका ओरिजिनल और फाइनल वर्जन अभी भी कहीं छुपा हुआ है। सोशिरो कहता है कि जैसे ही कैजूस की फॉर्टिट्यूड 9.0 से आगे बढ़ती है उनका संख्या कम हो जाती है, लेकिन कैजू नंबर 9 फॉर्टिट्यूड 9.0 से ज़्यादा ताकतवर कैजू बनाने की काबिलियत रखता है, तो उनका देश नहीं बचेगा। कैप्टन जुगो को लगता है कि नंबर 10 उनसे झूठ बोल रहा है, तो सोशिरो उन्हें कैजूस की डेटा शेयर करता है। आजकल कैजूस बड़े ग्रुप्स में नजर आ रहे हैं, जिनका फॉर्टिट्यूड 2.0 से 4.6 तक तेजी से बढ़ रहा है। नंबर 9 शायद अब फिलीपींस के प्लेस जहां यूरेशियम मिलता है वहां कहीं पर छुपा होगा, और वो ऐसी जगह है जहां इंसान कभी नहीं पहुंच सकता। मीना बताते कि नंबर 10 के कहने के मुताबिक नंबर 9 जिसे ऑब्जर्व करता है उनके यादों को भी देख पाता है। इसका मतलब डायरेक्टर ईसाओ को खुद से मिलाकर डिफेंस फोर्स की पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली होगी, जिसे नंबर 9 को हराना बहुत ही टफ होगा। इसलिए उन्हें एक ऐसा हथियार बनाना होगा जो आज तक डिफेंस फोर्स ने सोचा ना हो। इसलिए नए रिक्रूट्स में से किसी ऐसे को ढूंढना होगा जो कम समय में ताकतवर बनने की काबिलियत रखता हो, जो आगे चलकर वेपन नंबर 6 चला सके। वेपन नंबर 6 आज तक सबसे ताकतवर और खतरनाक हथियार माना जाता है, यानी कैजू के खिलाफ कैजू वेपन्स का इस्तेमाल होगा। नंबर 6 को इस्तेमाल करने के लिए वो लोग चुने हैं। का नाम है रिनो इचिगावा। कैजू नंबर 6 जिसका फॉर्टिट्यूड 9.0 सिर्फ नहीं था, बल्कि वो अपने साथ योजू क्लास के कैजूस को भी लेकर आया था। देखा जाए वो सच में कैजूओं का राजा था। दिन रिनो वेपन 6 के बारे में डिस्कस करने के लिए कैप्टन जुगो से मिलने आता है। जुगो बताता है कि कैजू वेपन्स इस्तेमाल करने वाले अकेले ही दाई कैजूस को हरा सकते हैं, मगर बार बार सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ने से नंबर्स वेपन इस्तेमाल करने वाले आधे लोग रिटायर होने से पहले ही मर जाते हैं। जो सुनकर रीनो शॉक हो गया था, और सारे वेपन्स में से सबसे ताकतवर और पावरफुल वेपन है वेपन नंबर 6। हालांकि जुगो रीनो से कहता है कि वो इस काम को मना कर दे, लेकिन अगले दिन रीनो इस काम के लिए रेडी हो जाता है। तो वेपन नंबर 6 एक्टिवेट करते हैं, सिर्फ हाथों पर एक्सपेरिमेंट करके। तभी पहली बार रीनो एक कैजू को इनर वर्ल्ड में देखता है। रीनो को अब समझ आता है कि काफका हर बार इसी मुसीबत से लड़ रहा है। इहारू देखता है कि वो बेहोश होकर पड़ा है। जैसे ही उसे होश आई, वो देखता है कि उसे मेडिकल रूम में एडमिट किया गया है और वो वेपन 6 इस्तेमाल करने में फेल हो गया। तो कैप्टन जुगो फिर से वही राय देता है कि हो सके तो वो मना कर दे, लेकिन रीनो कहता है कि वो ज़रूर करेगा। तो वो बताता है कि पहले 1 महीना ट्रायल होगा, फिर न्यूट्रलाइजेशन में टेस्ट होगा, देन वो डिसाइड करेंगे कि रीनो वेपन नंबर 6 इस्तेमाल करने के लिए काबिल रखता है या नहीं। इहारू स्कूल में हमेशा फर्स्ट और रोज की ट्रेनिंग से उसकी बॉडी और स्ट्रांग हो रही थी। वो मीना आशिरो, गेन नारुमी, इसाओ शिनोमिया, उसे उम्मीद थी कि वो एक दिन इनके जैसे ज़रूर बनेगा, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी तो रीनो को दिया गया था जो उसे परेशान कर रही थी। प्रेजेंट पर कई सारे कैजूस न्यूट्रलाइजेशन जोन में डिफेंस कमांडर जुगो के आदेश के मुताबिक सोल्जर्स ने उन्हें घेर लिया है। ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि रीनो की कैपेबिलिटी और स्ट्रेंथ जान सके। वेपन नंबर 6 का सूट उसे परफेक्टली फिट हो गए थे। रीनो बताता है कि वो तैयार है,
इहारू तो उसके सूट को देखकर इम्प्रेस हो गया था। जुगो को अभी भी यकीन करना मुश्किल था कि वो अपने टेस्ट को एक ही महीने में ख़त्म करके फाइनली न्यूट्रलाइजेशन की आखिरी टेस्ट तक पहुंच चुका है। सो जुगो कहता है कि रीनो को अपने प्लेटून्स के साथ मिलकर एक होंजो को ख़त्म करना है जिसका फॉर्टिट्यूड 6.4 है। अब वो वक्त आ चुका है जिसे सबको पता चल जाएगा कि वो नंबर 6 के सूट पहनने के लिए लायक है या नहीं। रॉजर। रीनो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था तो इहारू भी हार मानने के लिए तैयार नहीं। कैप्टन जुगो उसे बस 10 मिनट देता है अपने आप को साबित करने के लिए, लेकिन वो अपनी आइस फॉर्मेशन को बैलेंस नहीं कर पा रहा था तो छोटे यूजुस उस पर हमला करने वाले थे, मगर तभी इहारू और प्लाटून सोल्जर्स उसे प्रोटेक्ट कर ली। देन रीनो खुद को शांत करके आइस के साथ जम गया। फिर एक ही शॉट जो देखकर इहारू परेशान हो जाता है कि वो क्यों रीनो के जैसे की वार से यूजुस को खत्म नहीं कर पा रहा है। वो तो बड़े गुस्से से फायर करते ही जा रहा था। उसे एक पल ऐसा लगा कि उसके साथियों सब उससे आगे निकल चुके हैं सिवाय उसके। उस पर तो एक योजू हमला करने आगे बढ़ रहा था तो रीनो ही आकर उसे बचाया। यहाँ से बाकी मैं संभालता हूँ। वो होंजो अभी रीनो के टारगेट पर है। वो अपनी पावर अनलीस्ट करता है। वह इस फॉर्मेशन से होंजो की एक साइड फ्रीज कर दी, मगर ऐसे में वो उसका कोर ढूंढ नहीं सकता और शक्ति इस्तेमाल करके उस पर हमला करता है। तभी अचानक वो होंजो भी अपना फॉर्म बदल दी। अगर मैं और ताकतवर होता तो काफका सर और इहारू को चोट लगने नहीं देता। रीनो ब्लडी पावर से आगे बढ़ता है जिसे वो काफी तेज हो गया। वो होंजो को डैमेज तो हो रहा है, लेकिन रीनो की ये मूव्स उसकी कैपेबिलिटी से काफी ज्यादा है। उसका शरीर इसे झेल नहीं पाएगा। रीनो इचिगावा अपने सराउंडिंग के 50 मीटर्स को ऐसे फ्रीज कर दी। इस तरह होने से इहारू और ना ही प्लाटून सोल्जर्स उसकी मदद कर सकते हैं। हालांकि रीनो भी यही चाहता है। वो तो उस होंजे के हील होने से पहले हमला कर रहा है, मगर उसके शरीर के मांसपेशियों में 16 जगह इफेक्ट नजर आ रहा है और 4 बोन्स में मेजर फ्रैक्चर भी हुआ है जिसे वो कमजोर होने लगा है और उसका लेफ्ट नी तो टूट चुका है। वो नहीं लड़ पाएगा। कैप्टन जुगो कहता है कि बहुत हुआ, अब वो देख लेगा। देन वो डोबो से कहता है कि रीनो के लिए बैकअप सेंड करे, मगर इहारू तो अपनी पूरी ताकत से उसके पास जाता है और कैप्टन जुगो से कहता है कि वो रीनो को एक और मौका दे, तो वो मान ली। देन इहारू रीनो को अपने कंधों पर उठाकर ऊपर की ओर भागता है क्योंकि वो सब अभी भी रीनो पर यकीन करते हैं कि वो उस होंजो को ख़त्म कर देगा। फिर वो नंबर 6 का सूट हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। इहारू कहता है कि उसके इशारे करते ही होंजो पर अटैक कर दे। अब वक्त है इसे ख़त्म करने का। चलो चले। जुगो नोटिस करता है रीनो रिकवर तो हो रहा है मगर वो कमज़ोर है। उसे लगता है कि इहारू के लिए ये नामुमकिन है, लेकिन वो तो धूल छटा रहा था। जब तक वो इस होंजो को ख़त्म नहीं कर देते तब तक वो रुकेगा नहीं। वो फाइनली उसका कोर ओपन कर दिया। खत्म करो। जुगो को खुद यकीन नहीं हो रहा था। तभी हमें उसकी एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जब हिकारी उसे बताती है कि वो वेपन नंबर 4 के लिए टेस्ट दे रही है। अगर एक काम कर गया तो वो और पावरफुल काइजूस को ख़त्म कर सकती है, मतलब वो कई लोगों को दुखी होने से बचा सकती है। इसलिए वो जुगो से पूछती है क्या करना चाहिए। जुगो कहता है कि हाँ वो कर सकती है, मगर उसे हिकारी की भविष्य पता होता वो पूरे दिल से मना कर देता। अगर मैं उस दिन नहीं कहा होता तो क्या तुम आज भी सही सलामत और जिंदा होती। आखिरकार इहारू और रीनो ने मिलकर उस होंजो को ख़त्म कर दिया। एट दिस मोमेंट वो दोनों बहुत ही खुश थे। वही नहीं बल्कि सभी प्लेटून मेंबर्स। रीनो तुम पास हो गए और अब देश की रक्षा की एक जिम्मेदारी तुम्हें सौंपूंगा। जैसे ही सारे टेस्ट खत्म हुई, मीना कैप्टन जुगो से पूछती रीनो की परफॉर्मेंस कैसे थी, तो वो बताता कि वेपन नंबर 6 सूट पहनने के लिए वो एकदम परफेक्ट है। मीना इसलिए पूछी थी क्योंकि वो रीनो को मरते हुए नहीं देखना चाहती थी, तो वो बस उनका राय जानना चाहती थी। कैप्टन जुगो कहता है वो उन दोनों को सब सिखाएगा जो वो जानता है। वो उन्हें एक ऐसा योद्धा बनाएगा जो देखकर वो खुद हैरान रह जाएगी। खैर काफका वॉकिंग करते हुए सोच रहा था सब अपनी ताकत बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन उसका क्या वो अपनी ताकत से किसी को बचा पाया है। इस सेना को उसकी कोई ज़रूरत नहीं बल्कि काइजू की ज़रूरत है।
तभी वाइस कैप्टन सोशिरो कहता है कि इस तरह वो कैप्टन मीना के साथ नहीं खड़ पाएगा। वाइस कैप्टन होशिरा। काफका तो उसे देखकर शॉक हो गया था। सोशिरो बताता है कि अब उसे अच्छा लग रहा है अपना बदला पूरा करके। काफका ने अपनी पहचान छुपाकर गलत किया, इसलिए वो उसे डरा कर अपना हिसाब बराबर किया। मैंने बोला ना हिसाब बराबर हो गया, तो इमोशनल होने की क्या जरूरत है। 3rd डिवीजन को बचाने के लिए सोशिरो से थैंक्स कहता है और वो एक कैजू नंबर 8 को नहीं बल्कि अपनी जान की परवाह किए बिना मदद करने वाले काफका से कहता है। काफका की हेल्थ कंडीशन के बारे में वो सब जानता है, इसीलिए वो नंबर 9 को वो खुद हराना चाहता है ताकि वो कैजू ना बने। जो सुनकर काफका इमोशनल होने लगा, मगर वो सोशिरो से कहता है कि सब उसे अपनी ताकत से पहचाने, जैसे रीनो, मीना और उसके जैसे। वो अपने दोस्तों को हर हाल में बचाएगा, चाहे उसे कैजू ही क्यों ना बनना पड़े। सोशिरो को अब समझ आता है काफका को खुद की कोई परवाह नहीं, इसलिए वो जब भी दूसरों को मुसीबत में देखेगा ये कैजू बन जाएगा। अगर इसे कैजू बनने नहीं देना है, काफका को ताकतवर बनाना होगा। दिन वो अपने साथ रीनो के शाइन टेम्पल में ले चलता है ताकि ये सिखाए लड़ते कैसे है। तो काफका भी खुश होकर मान ले। अब काफका पूरी ताकत से उस पर वार करता है, पर उसका एक वार भी सोशिरो को हिट नहीं करता। लेकिन वो काफका से कहता है कि वो पहले से ताकतवर हो गया है। उसके मूव्स और अटैक से ये पता चलता है कि वो काफी दिनों से ट्रेनिंग कर रहा है, बट फिर भी ये काफी नहीं। ये हमला तो सोशिरो जानता है वो अपने सूट कॉम्बैट पावर को जगा नहीं सकता, इसलिए कैजू हथियार सीखना समय की बर्बादी है। उसे कैजू बनने से तो नहीं रोक सकता, मगर वो उसे उतना तो ताकतवर जरूर बनाएगा जिसे काफका को कैजू फॉर्म में ज्यादा देर नहीं रहना पड़े। सोशिरो उससे कहता है कैजू नंबर 9 को ही नहीं बल्कि उसके बाद आने वाले खतरे को भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए काफका का जिंदा रहना बहुत ही जरूरी है। फिर चाहे मीना के साथ खड़ सकता है। ठीक है, तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कल ही मीना के बगल में खड़े हो जाओगे। तुम इतनी आसानी से उसे नहीं पा सकते। खैर इसके बाद वो वहाँ से निकलते हैं। काफका ये सोचने लगता है उसे और ज्यादा ताकतवर बनना होगा। ईसा उस समुद्र के गहराइयों में डूब रहा था, ज्यादा वक्त नहीं है। काफका अभी ट्रेनिंग कर रहा है। असल में सोशिरो उसे स्क्वाड्रन स्टाइल कॉम्बैट टेक्निक सिखाना चाहता है, जिसके लिए सबसे ज़रूरी है अपनी पूरी एनर्जी को पैरों में ले आना। मगर काफ़ी देर ट्रेनिंग करने से काफका के पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तभी किकोरो आकर उसका मजाक उड़ाती है। हालांकि उसके डैडी ट्रेनिंग रोज करते थे। काफका कहता है कि इसका मतलब उसे और भी ज़्यादा ट्रेनिंग करनी होगी। देन किकोरो काफका की मोबाइल उसके पास लौटा देती है जिसे छीन लिया गया था। फिर उसे अपने दोस्तों से बात करने के लिए कही, तो काफका भी बात करना चाहता था, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सब उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। जैसे ही वो मोबाइल ऑन करी, उसके लिए 500 मैसेजेस थे, जो देखकर वो शॉक हो जाता है। उसे लगा कि वो सब उसे नफरत कर रहे होंगे। तभी अचानक रीनो से कॉल आता है, बट काफका बाय मिस्टेक उसकी कॉल कट कर दी। अगेन अब इहारो से कॉल आता है। जैसे ही वो अटर्न करी, रीनो उस पर चिल्लाने लगता है कि उसने अपने छोटे भाई की कॉल कट किया और ना ही 2 महीनों तक बात करी। खैर काफका अब उससे माफ़ी मांगता है। सच ये कि वो डर गया था, क्योंकि अब वो सब उसे 3rd डिवीजन में हिस्सा नहीं रहने देंगे। वो कैजू नंबर 8 है ये जानकर सब डर गए होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इहारो से नफरत करे। वो अपने आंखों से देखा था कि किस तरह वो अपनी जान की परवाह किए बिना 3rd डिवीजन को और आम लोगों को बचाया। अच्छी बात यह है कि 3rd डिवीजन में कोई भी तुम्हें दुश्मन नहीं समझता, सब तुम्हें हीरो मानते हैं। रीनो बताता कि वो और सभी लोग उसका इंतजार करेंगे वापस लौटाने के लिए। उनके बातचीत होने के बाद किकोरो काफका को दोपहर की ट्रेनिंग के लिए बुलाती है, पर वो देखती कि काफका तो बच्चे की तरह रो रहा था। और बर्दाश्त नहीं होगा, इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, वो भी कई गुना तेजी से। अभी हमें टेलीविजन पर कैजूस दिखाते हैं जो दिखने में भयानक और ताकतवर है। हालांकि कैजूस पूरे जापान में दिखना शुरू हो चुके हैं। ये जंग का ऐलान है। जनरल नोकिजाका तो भड़क गया था। इस बार 14 जगहों में कैजूस का हमला हुआ, मगर वो रोक नहीं पाए। सोशिरो कहता है कि इन सभी कैजूस में एक चीज़ कॉमन है, डिफेंस फोर्स के पहुंचने से पहले ही वो सब गायब हो जाते हैं। साफ दिख रहा है कि ये पुराने कैजूस के मुकाबले ये कई ज़्यादा समझदार है। देखकर लग रहा है कैजू नंबर 9 बड़ी मुसीबत लाएगा। जैसे नंबर 10 ने कहा, वैसे ही नई किस्म के कैजूस बन रहे हैं। इतामी बोलता है अब हमें जल्द से जल्द तैयार रहना होगा। ईजी बताता है सरकारी के सारे ज़रूरी कामों को बांटकर बैकअप भी तैयार किए हैं, शहरों की रक्षा बढ़ाई है, तेज इवैक्यूएशन के लिए अंडरग्राउंड शेल्टर भी बढ़ाए हैं। सब प्लान के मुताबिक चल रहा है। रिसर्च डिपार्टमेंट का हेड बताता है कि आने वाले जंग के लिए वेपन नंबर 1 की सील को हटाकर
उसे गेन नरुमी की इस्तेमाल के लिए बना रहे हैं। नंबर 3, नंबर 5 और नंबर 7 वाले सूट के लिए काफ़ी काबिल वार सोल्जर्स सामने आए हैं और अभी सिर्फ इस बात का फैसला करना बाकी है कि इन्हें एक जगह रखें या देश के अलग जगहों में बेच दें। दिमाग काम करना बंद हो रहा है। माफ़ करना, अब पूरी देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में है। कैप्टन गेन, कैप्टन मीना और नौजवान योद्धाओं, साथ में काफका हिबिनो, सब मिलकर देश को सुरक्षित रखना। नरुमी किकोरू को बताता है कि उसके लिए सूट बन चुका है। किकोरू अपने डैड की बदला लेने के लिए तड़प रही थी। वही ईजी प्लाटून मेंबर्स को ट्रेनिंग दे रहा था। काफका पूरी ताकत से प्रैक्टिस कर रहा है। अब बारी है सोशिरो की। इन सब के बाद काफका लंच करने जाता है तो मीना उसे अपने पास बुलाती है। मीना बोलती है, कितनी शांति है, सब सुकून से काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, जी रहे हैं। हालांकि वो जानती है ये तूफान की पहले की शांति है, लेकिन जब भी वो यहाँ से शहर देखती है उसे एक पल लगता है सब काइजूस यहाँ से हमेशा के लिए चले गए हैं। मीना और काफका काफ़ी देर तक बात करी। हालांकि वो काफका को उनकी प्रॉमिस भी याद दिलाती है, काइजू को एक साथ ख़त्म करना। हाँ, तुमने सही कहा। देन मीना वहाँ से चली गई। वहीं शहर के अंदर एक लड़की सस्पिशियस दिख रही थी और वो थी एक ह्यूमनॉइड काइजू। आज मशाहिडे की बेटी की मैरिज है, इसलिए वो सब तैयारी कर रहा था। वो काफका के लिए इंतज़ार की। बेचारा मसाहिडे बहुत ही नर्वस था अपनी बेटी की शादी को लेकर। तभी उसकी बेटी चीकू उसे डांटती है, शादी मेरी है और आप घबरा रहे हैं। दिन वो दुल्हन को लेकर अंदर जाता है, पर तभी अचानक काइजू का हमला। सिक्योरिटी टीम शॉक हो चुके हैं क्योंकि एक साथ पूरे टोक्यो से कॉल आ रही थी। वो काइजूस को देखकर सब डर के भाग रहे थे, जो आज से पहले एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। मसाहिडे दुल्हा को अपने कंधों पर उठाकर भाग रहा है। तभी वो काइजू दोबारा उन पर हमला कर दी। चीकू तो उसके पैरों में फंस गई। मसाहिडे देखता है कि वो काइजू से खाने ही वाला था, क्योंकि शरीर के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। नरुमी टीम सुमिदा वार्ड को बचाने में कामयाब रहे। मसाहिडे उसे शुक्रिया कहता है। वहीं उसके टीम मेंबर्स घायल लोगों को हॉस्पिटल ले चलते हैं। नरुमी मीना, तो चलो अब जापान डिफेंस फोर्स इन्हें अपनी ताकत दिखाते हैं। डायरेक्टर इतामी देखता है कि सब सोल्जर्स काइजू से निपट रहे हैं। हालांकि नए सूट के साथ नर्व कनेक्शन करने में किसी को दिक्कत नहीं आई, तो इतामी आदेश देता है कॉम्बैट पावर एक्टिवेट करने की। जैसे ही ऑन करी, सोल्जर्स की पावर्स कई गुना बढ़ जाती है। नरुमी तो पीक मोड में था। इवैक्यूएट किया जा रहा है जितना उन्होंने सोचा था। बुरी खबर यह है कि बाकी डिविजन से भी मदद आने वाली थी, मगर एक साथ पूरे जगहों में हमला होने से इस सिचुएशन में वो उनकी मदद नहीं कर सकते। नरुमी को यकीन ही नहीं होता पूरे देश को घेर लिया है। ईजी बताता है कि वो बड़े शहर, प्लांट्स, कम्युनिकेशन सेंटर, सरकारी जगह वो जानबूझकर उनके मदद के लिए फिर से जन्म लिया है। वेपन नंबर 4, शायद मैं अभी भी मैं अपनी माँ की जगह लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, पर मैं वादा करती हूँ तुम्हारा इस्तेमाल पूरे काबिलियत के साथ करूँगी, तो मेरा साथ दो। किकोरू शिनोमिया तैयार है। लॉन्च सफल रहा। शील्ड एक्टिवेट है, हमले के लिए तैयार। किकोरू अपनी शील्ड एक्टिवेट कर ली। साथी नंबर 4 ये सबसे तेज नंबर्स वेपन है और सिर्फ इसी में ही उड़ने की शक्ति है। इसी वजह से हेकारी ने हमारे इतिहास में किसी भी कैप्टन से ज्यादा काइजूस को मारे थे। सोल्जर्स काइजू का सामना कर रहे थे, तभी वो देखते हैं कि किकोरू आ चुकी है। मेरी नादान जूनियर, 10 मिनट देता हूँ, सबका सफाया करो। मेरे लिए 5 मिनट ही काफ़ी है मेरे नादान सीनियर। प्लाटून लीडर्स किकोरू को मदद। उसे अब समझ आता है किकोरू तो एक कैप्टन लेवल की है। राइट नाउ किकोरू सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लिया है। नरुमी चोफू एरिया का रिपोर्ट मीना से पूछता है। वो बताती है कि किसी का इंतजाम कर दिया। वेपन नंबर 10 इस एक्टिवेट होने के बजाय अपना काम शुरू कर दी। अब काम भी कर ले। होशिना काइजूस के चारों तरफ घेरा हुआ है। उन दोनों की नहीं बनती, जिसे परेशान खड़ी हो गई। होशिना नंबर 10 से कहता है कि वो उसकी बात माने, वरना वो दोनों मर जाएंगे। पर काइजू नंबर 10 को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। होशिना को अब अच्छे से समझ आ गया था नंबर 10 उसकी बात नहीं मानेगा।
तो वो सिर्फ आज के दिन नंबर 10 की बात मान लेगा। यही तो मैं सुनना चाहता था। होशिना, भले ही हमें घेर लिया है पर हम इनसे जीत सकते हैं। देन होशिना और नंबर 10 मिलकर उन काइजूस का धूल छटाते हैं। फाइनली होशिना उन काइजूस के लीडर्स के खिलाफ टेक्निक नंबर 6 इस्तेमाल करी जो नंबर 10 के खिलाफ बैटल के दौरान किया था। ऑल राइट, रनवे इज क्लियर नाउ। बट अगेन उनके बीच बहस शुरू हो जाती है जिसे ओकुनोगी बहुत ही परेशान हो गई। गेन नोरिमी को यह खबर पहुंच चुकी थी कि होशिना एयरपोर्ट क्लियर कर दी, जो सुनकर उसे जलन होती है। ईजी बताता है कि अब सिर्फ ओएजोमी इलाका बचा है। वहाँ का इंचार्ज प्लाटून लीडर शिनोनोमी और ताचिबाना का टीम हाजिर है। वहाँ ट्रैफिक के काफका शिनोनोमी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे फ्रंट लाइन पर लड़ने दे, लेकिन शिनोनोमी उसे परमिशन नहीं देती। वो उसे दूर से ही सपोर्ट करने के लिए कहती है क्योंकि नंबर 9 के खिलाफ लड़ने के लिए उसका जिंदा रहना जरूरी है। एंड वो जानती है उसके ट्रांसफॉर्म होने से नंबर 9 को सिग्नल मिल जाएगा, इसलिए काफका की ज़रूरत उन्हें सबसे मुश्किल वक्त में ज़रूरत पड़ेगी। बट तभी वो देखते हैं कि काइजूस एक मैसिव अटैक कर दी एंड मीना कहती है इसे मैं ख़त्म करूंगी। शिनोनोमी देखती है वो काइजू एक वार से ही ख़त्म। इवन काफका भी हैरान था क्योंकि मीना तो 20 किलोमीटर दूर है। काफका तो देखकर बहुत ही खुश हो गया था। ऑल राइट, इस तरह वो हर शहर को क्लियर करते ही आ रहे थे, पर नरुमी अच्छे से जानता है नंबर 9 का असली मकसद कुछ और ही है। हैरानी की बात है नंबर 8 अभी तक नहीं दिखा। हाँ, पर इस हमले से उनके सारे इरादे को सामने ले आया हूँ। सोल्जर्स, क्योंकि सिर्फ एक दाई काइजू को हराने के लिए एक से ज्यादा कैप्टन्स को मिलकर हराना पड़ता है, लेकिन अकेले कैप्टन के लिए कैसा पॉसिबल होगा। सुनो जूनियर, इतना तो समझ आ ही गया होगा कि अब तुम्हारे मदद के लिए कोई नहीं आएगा, तो तुम उसे अकेले ही हराओगी। किकोरू को बचाने के लिए हर बार सच में किसी को आना पड़ता था। एक गलती वो मर जाएगी, फिर भी वो उससे लड़ रही है पूरी ताकत लगाकर। इतामी आज तक किसी को फर्स्ट ईयर रिक्रूटर के अंदर इतना ताकतवर नहीं देखा। आने वाले दिनों में वो जरूर डिफेंस फोर्स के वाइटल ऑफिसर बनेगी, लेकिन इस वक्त नंबर 15 अब ब्लास्ट करने ही वाली थी, मगर किकोरू अपनी चालाकी से बचकर शील्ड एक्टिवेट कर ली। लेकिन अफसोस की बात, किकोरू अपनी पूरी ताकत से लड़ने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है। वह बहुत ही इंजर्ड हो गई, उसके मुंह से खून जा रहे थे, बट वो लड़ना चाहती थी। तुम मुझे हरा नहीं सकती, इतामी नोटिस कर जो उसे बहुत ही घायल और इंजर्ड कर दी। होशिना कभी नहीं सोचा था कि उसे कोई तलवारबाजी में हराएगा। ऐसा लगता है कि इसे वाइस कैप्टन होशिना के लिए ही ट्रेन किया है। इतामी बताता है जानवर, जमीनी कीड़े, बैक्टीरिया, वायरस, काइजू, इंसानों ने हमेशा उनकी कहा है ये चीज़ें सिर्फ इसी काम के लिए नहीं बनी है ताकि हमारे डिफेंस फोर्स को जड़ से ख़त्म कर सके। इवैक्यूएट किए गए लोग शेल्टर के अंदर सेफ थे, लेकिन कुछ लोग न्यूज़ देखकर परेशान हो गए जैसे कि डिफेंस फोर्स उन्हें नहीं बचा पाएंगे। मगर मशाहिदे सोल्जर्स की मदद करता है क्योंकि बाहर सेना के लोग अभी भी उनके लिए लड़ रहे हैं, तो उन सबको हार नहीं मानना चाहिए। वही काफका लोगों को शेल्टर के अंदर सेफली भेज रहा है। एट दिस मोमेंट शिनोनोमी नंबर 13 का सामना कर रही है। काफका को एक खबर मिलती है टीम शिनोनोमी और ताचिबाना के सोल्जर्स इंजर्ड हुए हैं, अब वो और नहीं लड़ सकते। जो सुनकर वो उनकी मदद के लिए दौड़ता है। शिनोनोमी बहुत ही धरी हुई है क्योंकि उसका साथी मर रहा है। इतामी जानता है अगर वो एक भी जगह हार गए तो पूरा जंग तबाह हो जाएगा। असलियत यह है आज तक शिनोनोमी एक पावरफुल काइजू से कभी नहीं लड़ी। तभी उसे गेन नोरिमी की बात याद आती है। तुम्हें प्लेटून लीडर बना रहा हूँ। ते ही उसका बहुत ही बुरी हाल करती, लेकिन इतना घायल होने के बावजूद भी फर्स्ट डिवीजन के प्लाटून लीडर के तौर पर, कैप्टन गेन की ऑफिसर के तौर पर सबसे आगे लड़ने की जिम्मेदारी उसकी है, तो वो बिजली की रफ्तारी से नंबर 13 की तरफ आगे बढ़ती है। हाँ, वो जानती है वो उस काइजू को हरा नहीं सकती, पर वो ज़रूर जीतेगा, इसलिए वो जीत जान से लड़ती है। मगर जो हुआ बहुत ही बुरा हुआ। शिनोनोमी का पूरा शरीर इंजर्ड हो गया, पर वो हार नहीं मानती। वो काइजू उस पर हमला कर दी। वो वहाँ नहीं रहती। नंबर 13 देखता है कि काफका उसे बचा लिया है। तुम यहाँ क्यों आए? माफ़ करना प्लाटून लीडर शिनोनोमी, आप मुझे पीछे रहने के लिए कहा था, पर अब नहीं। काफका नंबर 13 के ऊपर बहुत ही गुस्से में था, जिसे उसकी ताकत गॉड लेवल रिलीज हो रही थी। काफका हिबिनो,
कैजू नंबर 9 शायद काफ्का की ठिकाना ढूंढ ली। और इसी के साथ कैजू नंबर 8 सीजन 2 एंड होता है। आई होप आप इंजॉय किए होंगे। उम्मीद है आप इसी तरह सपोर्ट करोगे। मिलता हूँ एक ब्रांड न्यू अनिमे के साथ। शुक्रिया।